मेघा के घर में उसके 2 बेटे और पति थे। उसके बेटों की उम्र अभी बस 11 और 12 बरस थी। मेघा के पति का काम काफी अच्छा था, इसीलिए उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन पूरा परिवार घूमने के लिए निकला। सुनिए जी, आपको काम से बहुत कम छुट्टी मिलती है, इसलिए आज आप हमें किसी अच्छी सी जगह पर ही घुमाने लेकर जाना। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे और उसके बाद अम्यूजमेंट पार्क। अरे वाह, मैं तो रोलर कोस्टर पे बैठूंगा। मैं भी। और फिर हम घोस्ट हाउस भी जाएंगे। अच्छा, कोई घोस्ट हाउस नहीं जाएगा, बस और कुछ नहीं कोई बोलेगा। पूरा परिवार खुशी खुशी सफर कर रहा था कि तभी सिग्नल ग्रीन हुआ और गाड़ी रुक गई। गाड़ी क्यों रोक दी? अरे बेगम, जरा ध्यान दो, सिग्नल ग्रीन है। बेगम, आप कब से उर्दू बोलने लगे? बस तुम्हें देखकर। चुप कीजिए, पागल। मनोज मजाक ही कर रहा था कि तभी उनकी गाड़ी का शीशा किसी ने खटखटाया। कौन है? मेघा ने शीशा खोलकर देखा, वहां पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। खालाजान, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। उस बच्ची ने एक बड़ा ही लंबा सा अबाया सा पहना हुआ था और उसके कपड़े और शरीर मिट्टी में सन रहे थे। ऐसी छोटी सी बच्ची को भीख मांगते देख मेघा की आंखें भर आईं। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मेरी अम्मी पता नहीं कहाँ है, सब कहते हैं कि वो गहरी नींद में सो गई हैं। उस बच्ची की मासूम बातें मेघा के दिल पर लगने लगी। तो क्या तुम अकेली ही रहती हो? हाँ। आनिया को देखकर मेघा अपने पति से बोल पड़ी। सुनिए मनोज जी, मेरा इस छोटी सी बच्ची को यहाँ ऐसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आजकल क्राइम कितने आम हो गए हैं, कहीं इस बच्ची को कोई। मेघा, मैं समझता हूँ, लेकिन इस दुनिया में हमारे शहर में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं अनाथ होंगे, तो क्या तुम सभी को घर ले चलोगी? मुझे बाकियों की नहीं पता, लेकिन ये बच्ची मुझे कुछ अपनी सी लग रही है। मेरा हमेशा से ही सपना था कि मेरी भी एक बेटी हो, लेकिन भगवान ने मुझे 2 बेटे ही दिए। प्लीज मनोज जी, इसे ले चलिए ना प्लीज। मनोज ने कुछ देर सोचा। ठीक है बेगम, इस बाप को भी इसकी एक परी मिल जाएगी। सच? आजा बेटा। उस दिन मेघा ने आनिया को अडॉप्ट कर लिया और उसका लालन पालन अपनी बेटी से भी ज्यादा अच्छे से किया। वैसे आनिया का मजहब अलग था और वो अपने ईमान से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी घर में सभी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ऐसे ही सालों बीत गए। अब मेघा के तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। आन्या, मोहित, रानव, तीनों खाना खा लो। मोहित और रानव खाना खाने आ गए। आनिया कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगी। आनी, आनी। आ रही हूँ भाई। आनिया भी खाना खाने चली आई। अम्मी माफ करना, वो मैं कुरान पढ़ रही थी, इसलिए जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, अब सभी जल्दी से खाना खा लो। और हाँ, एक और बात थी। आनी बेटा, तेरे भाइयों के लिए 2 लड़कों के रिश्ते आए हैं, जरा उन्हें भी देख कर बता। दिखाइए। अरे वाह, माशाल्लाह, ये दोनों तो बहुत ही खूबसूरत है अम्मी। मुझे भी ये लड़कियां देखते ही पसंद आ गई थी, तो क्या मैं बात पक्की कर दूं? फिर क्या था, मेघा ने अपने दोनों बेटों का रिश्ता तारा और नेहा के साथ में पक्का कर दिया। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और दोनों भाइयों की शादी हो गई। शादी के बाद भी सब कुछ सही ही था। आनिया, ये आलू का पराठा कैसे बनाते हैं? भाभी, आपको नहीं आता? मैं बनाकर दिखाती हूँ। आनिया हर रोज अपनी भाभियों की रसोई में मदद करती थी और उसकी दोनों भाभियां भी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थीं। लेकिन एक दिन, आनिया किधर हो? तारा आन्या के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे खिड़की से आन्या नमाज पढ़ती हुई दिखाई दी। ये आनी क्या कर रही है? हे भगवान, ये तो इसका मतलब आनिया मुसलमान है। नेहा को बताती हूँ। तारा ने ये बात नेहा को भी बता दी। इतनी बड़ी बात इन सभी ने हमसे छिपाई और हम अभी तक एक मुस्लिम के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। यकीन नहीं होता। हाँ, तो इन लोगों ने हमारा यकीन तोड़ा है। अब ये हमारा रूप देखेंगे। दोनों भाभी अपनी ननद की एक ही मिनट में दुश्मन हो गई। अगली सुबह, भाभी ये लीजिए, आप सभी के लिए मैंने नाश्ता बनाया है। दूर रखो इस खाने को हमसे। हम गैर धर्मियों के हाथ से बना खाना नहीं खाते हैं। ना जाने इसके अंदर तूने क्या अला बला मिलाया हो। गैर धर्मी और अला बला मतलब? इतनी चौंकी रही हो आनिया बेगम? हमें पता चल गया है कि तुम ना ही इस परिवार की बेटी हो और ना ही इस परिवार के धर्म से कोई वास्ता रखती हो। तुम एक मुसलमान हो और हमें मुसलमानों का साया भी अपने आसपास नहीं पसंद। लेकिन क्यों भाभी? खामोश। नहीं, मैं चुप नहीं होंगी। आपको क्या लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करती? ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जिस धर्म ने मुझे संभाला, मेरे अम्मी अब्बू के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में बस अल्लाह ही था।
तो मैं उसका दामन कैसे छोड़ दूं? तो थामो रखो अपनी अल्लाह मियां का दामन, हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना। आनिया की भाभियां उसे सुनाकर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने उससे बोलना बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और मौका मिलते ही वो उसे परेशान भी करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन तारा बाहर से कुछ काम करके लौट रही थी और आते वक्त उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर होते ही उसका बहुत सारा खून बह गया। लोगों ने उसे अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन खून बह जाने की वजह से तारा की हालत मरने जैसी हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखिए, अभी इन सब का समय नहीं है, आप लोग जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर के बोलने पर सभी ने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया। सिर्फ आनिया का ही ब्लड अपनी भाभी से मिल रहा था। डॉक्टर, मेरा ब्लड तारा भाभी से मिल रहा है, आप उन्हें मेरा खून दे दीजिए। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। डॉक्टर आनिया को अपने साथ ले गया और आनिया ने अपना 3 यूनिट खून देकर अपनी भाभी की जान बचा ली। जब तारा को होश आया तो मेघा ने तारा को आनिया के बारे में बताया। जिस ननंद को तू अपनी दुश्मन समझती थी, उसी ने तेरी जान बचाई है। बेटा, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सबसे पहले हम एक परिवार हैं, हम सभी इंसान हैं, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म भी इंसानियत है ना कि हिंदू और मुस्लिम। अपनी सास की बात सुनकर तारा को रोना आ गया और वो रोते हुए बोली, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया आनिया। मेरी समझ नहीं आता कि मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और किस तरह माफी मांगूं। मुझे माफ कर दो आनिया, मुझे भी माफ कर दो आनिया। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज एक मुस्लिम ने ही मेरी बहन जैसी देवरानी को बचाया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप ही मुझसे खफा हो गई थी, अब आप ज्यादा परेशान मत होइए। अपनी ननंद की अच्छाई देखकर नेहा और तारा की आंखें भर आई और उन्होंने उससे दिल से माफी मांगी। उस दिन के बाद से फिर कभी भाभियों ने अपनी ननंद से भेदभाव नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तरुण और राघव दोनों अपने खिलौनों से खेल रहे होते हैं। तभी उसकी बहन सौम्या उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? मेरा भी बहुत मन कर रहा है इन खिलौनों के साथ खेलने का। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती हो। क्यों भैया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे भी तो अपने साथ खिला सकते हो। किसने कहा कि तू हमारी बहन है? अरे तू हमारी बहन नहीं हो सकती। अपने आप को देखा और हमें देख, हम नॉर्मल हैं, लेकिन तेरे हाथों को तो देख, कितने लंबे लंबे हाथ हैं। सौम्या राघव और तरुण की बातें सुनकर बहुत उदास महसूस करती है। वो उन्हें वहाँ खड़े होकर खेलते हुए देखने लगती है, लेकिन तभी तरुण आता है और उसे धक्का मारकर गिरा देता है। एक बार जब कह दिया कि तू हमारे साथ नहीं खेल सकती तो नहीं खेल सकती, जाती क्यों नहीं है यहाँ से? सौम्या जैसे ही जमीन पर गिरती है वो रोने लगती है। तभी बाजार से आराधना सब्जियां लेकर आ जाती है और अपने तीनों बच्चों को बुलाती है। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। आराधना की आवाज़ लगाते ही उसके दोनों बेटे भागते हुए उसके पास आते हैं और उसके हाथ से चॉकलेट लेकर अपने कमरे में जाकर आराम से खाने लगते हैं। तो वहीं मिट्टी में सने हुए कपड़े लेकर बेचारी सौम्या अपनी माँ के पास आती है। अरे, ये तुम्हारी हालत किसने की? तुम तो पूरी मिट्टी में सन गई हो और रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? सौम्या अपने दोनों भाइयों का बुरा बर्ताव अपनी माँ को बता देती है। अरे, इन दोनों ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? रुको, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आराधना अपने दोनों बेटों के पास जाती है और उनसे उनकी चॉकलेट छीनकर उन्हें 2 थप्पड़ मारती है। सौम्या, तुम दोनों की बहन है और तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आइंदा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने लंबे हाथों वाली बहन की वजह से वो दोनों भाई पिट जाते हैं, जिसके चलते उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो सौम्या से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। वहीं प्रमोद को भी अपनी बेटी सौम्या बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मैं सोच रहा था क्यों ना हम सौम्या को एक अनाथालय में दे आए, क्या पता कोई उसे अपना ले। ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो आप? अपनी बेटी के लिए आपको ज़रा भी उसकी परवाह नहीं है। अरे, उसके लंबे हाथ हैं तो क्या हुआ? हर कोई बच्चा नॉर्मल नहीं होता, लेकिन हमारी सौम्या बहुत अच्छी और समझदार है। आराधना अपनी बेटी सौम्या से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रमोद और उसके दोनों बेटे उसे ज़रा भी पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते देखते ही देखते अब वो तीनों बड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़े होते होते सौम्या को ना तो केवल उसके भाई और पिता नापसंद करते थे, बल्कि अब दुनिया भी उसे उसके लंबे हाथ की वजह से पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल पाता। प्रिंसिपल साहब, अगर मेरी बेटी पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी? और एक उसके लंबे हाथों की वजह से आप उसे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है। देखिए, मैंने सबके साथ मीटिंग की थी, जिसके चलते अगर आपकी बेटी इस कॉलेज में आती है तो इस कॉलेज का माहौल बिगड़ सकता है और आपकी बेटी को कोई पसंद भी तो नहीं करता। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमें सबके साथ चलना पड़ता है। आराधना ये सुनकर बहुत निराश होती है। वो अपनी बेटी सौम्या को लेकर घर आ रही होती है।
रास्ते में कई सारे बच्चे उसे लंबे हाथ कहकर चिढ़ाने लगते हैं, तो कई लोग उसे देखकर हंसते हैं। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी सौम्या घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं आगे की पढ़ाई ऑनलाइन कर लूंगी और फिर कॉलेज जाना कोई ज़रूरी थोड़ी ही है। सौम्या की ये बात सुनकर आराधना उसे गले से लगा लेती है। तभी वहाँ प्रमोद आता है और कहता है, अरे क्या जरूरत है इसको कॉलेज करवाने की। मैं तो कहता हूँ कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं। मुझे तो लगता है कोई इसको पसंद भी नहीं करेगा। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके दोनों भाई हंसते हैं और कहते हैं, वो तो माँ ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, वरना तो तुम इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। बिल्कुल सही कहा तरुण ने। पता नहीं क्यों माँ हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती है। ये तो बेटी कहलाने के नाम पर भी धब्बा है। आराधना ये सुनकर अपने दोनों बेटों पर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है, जिसके चलते वो दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं राघव और तरुण दोनों ही 2 अदर कास्ट की लड़कियों से शादी करना चाहते थे, जिनके बारे में वो अपने माता पिता से बात करते हैं। ये सुनकर आराधना कहती है, ये शादी नहीं हो सकती, मैं किसी भी गैर कास्ट की लड़की को अपने घर में नहीं आने दूंगी। तुम दोनों को मैंने बाहर पढ़ने लिखने इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों आशिकी करना शुरू कर दो। जिन लड़कियों को मैं पसंद करूंगी तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आराधना की बात सुनकर वो दोनों गुस्से से घर से चले जाते हैं, जिसके बाद सौम्या अपनी माँ से कहती है, माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे अदर कास्ट कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से तो आपको भैया की पसंद की लड़की से उनकी शादी करवा देनी चाहिए। सौम्या अपनी माँ को बहुत समझाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है। आज तो भैया शादी करके मेरी भाभियों को घर पर लेकर आने वाले होंगे। उनके आने से पहले मुझे उनका कमरा डेकोरेट करना चाहिए, लेकिन मैं उनका कमरा डेकोरेट किस चीज़ से करूँगी? सौम्या ऐसा सोचकर अपने घर के गार्डन में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल और पत्तियाँ दिखाई देते हैं। वो उन्हें तोड़कर अपने दोनों भाइयों के कमरे में ले आती है और अपने लंबे हाथों की मदद से उनके कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है। जैसे ही उसके दोनों भाई आ जाते हैं, वो दरवाजे पर उनका रास्ता रोक कर कहती है, लाओ भैया द्वार शिकायत का मेरा नेक दो। सौम्या को देखते ही उसके दोनों भाई गुस्से से उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। अरे मनहूस नहीं कि आज के दिन तुझे हमारे सामने जरूर आना था। तेरे इन लंबे हाथों को देखकर ही मेरा खून खौल जाता है। अपने इन लंबे हाथों को लेकर यहाँ से चली जा, नहीं तो ऐसा चांटा मारूंगा कि जिंदगी भर गाल पर से लाल निशान हटेगा नहीं। ये सुनते ही सौम्या रोने लगती है और वहाँ से हट जाती है। तभी आराधना उन दोनों के मुंह पर उनकी पत्नियों के सामने जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, जिसे तुम इतना जलील कर रहे हो, आज उसकी वजह से तुम्हारी शादी हुई है। उसी ने मुझे मनाया है तुम्हारी शादी गैर कास्ट की लड़कियों से करने के लिए। सौम्या हमेशा एक बहन होने का फर्ज अदा करती आई है। तुम्हारे आने से पहले इसने तुम्हारे कमरे को भी इतनी मेहनत से सजाया, लेकिन तुमने इतना कुछ करने के बाद भी इसके साथ ऐसा किया। तुम्हें तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ये सब कहने के बाद आराधना वहाँ से चली जाती है। वहीं अपनी माँ की ये बातें सुनकर वो दोनों शर्म से सर झुका लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं, जहाँ सौम्या ने अपने लंबे हाथों की मदद से उनके कमरे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ होता है। हमने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो इंसान अपनी बहन के बारे में इतना बुरा भला सोच सकता हो और उसे इतना बुरा कह सकता है, वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। जरा नजर उठाकर देखो इन कमरों को, क्या कोई मामूली इंसान इतनी मेहनत से इस कमरे को सजा सकता था? तुम्हारी बहन ने कितनी मेहनत से इसे सजाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अपनी बहन सौम्या के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ कर दो प्यारी बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और बदले में हमने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। हम दोनों को अपनी गलती का पछतावा है, हो सके तो हमें माफ कर दो। अरे भैया, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। शुक्र है ऊपर वाले का कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सुनकर तरुण और राघव को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों मिलकर अपनी बहन को गले से लगा लेते हैं। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर अपनी बहन को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसके हाथों की सर्जरी करवा कर उसके हाथों को नॉर्मल करवा देते हैं, जिसके बाद अब सौम्या बहुत अच्छी लगती है। इसी के चलते उसकी एक अच्छी अमीर घराने में शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है।